स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की डिस्कशन कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस की कुछ एसोसिएटेड प्रोग्राम्स, एसोसिएटेड फंड्स, एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट्स के बारे में, राइट। तो यूनाइटेड नेशन के सिस्टम में हम लोगों ने अभी तक चर्चा की हुई है कि यूएन की मेन बॉडीज़ क्या है, उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के एसोसिएटेड फंड्स क्या है, प्रोग्राम्स क्या है। आज हम लोग यूएन एसोसिएटेड बॉडीज़ की डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बाद वी विल जंप इनटू द अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से, बिना किसी देरी के। सबसे पहली बॉडी हम लोग बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस एड्स। अब नाम से पता चल रहा है यूएन एड्स। ये इन जनरल एड का मतलब क्या होता है, AID अगर टर्म इस्तेमाल करें, AID का मतलब होता है हेल्प, राइट। यूएन एड, यूएन की एड हम लोग जो बात करते हैं, यूएन की मदद, लेकिन यहाँ पे यूएन एड से AIDS स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। हम लोग जानते हैं HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। इस वायरस की वजह से एड्स बीमारी होती है। ध्यान रखिएगा, HIV एक वायरस है, एड्स बीमारी होती है। HIV वायरस जब हमारे बॉडी में आता है तो इमीडिएटली वो एक्ट नहीं करता है। HIV धीरे धीरे बॉडी में बढ़ता हुआ जाता है और हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को कम करता है, और इम्यून सिस्टम को जब वो बर्बाद करता है तब जाकर उसको कहता है, वो बीमारी कहते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और देखिए, एड्स का जो पहला केस आया था ऑलमोस्ट 35 साल पहले पहला केस आया था। उसके बाद एड्स एक बहुत बड़ा एपिडेमिक बन गया। अभी तक ये कहा जाता है 8 करोड़ एड्स के केसेस है पूरे विश्व में, जिसमें से 3-3.5 करोड़ के आसपास लोगों ने अपनी जान गंवाई है ड्यू टू एड्स रिलेटेड इलनेस। आप जानते हैं कि अगर आपके इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाए, इट इज बेसिकली इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यून सिस्टम एक्ट नहीं कर पाता है, इसकी वजह से आपको दूसरी बीमारी होती है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस होता है, कैंसर होता है, दूसरी सारी बीमारियां होती है। एड्स रिलेटेड इलनेस की वजह से मर जाता है, आपकी बॉडी बेसिकली खोखली हो जाती है, उससे मृत्यु हो जाती है। और हम जानते हैं कि एड्स इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द एंटायर वर्ल्ड, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, सभी देशों के लिए। अब यहाँ पे एड्स से लड़ने के लिए यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की जो बॉडी है वो है यूएन एड्स। इट इज द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और अ प्रोग्राम, मैं कहूंगा इट इज अ प्रोग्राम ऑफ यूनाइटेड नेशंस that works in the field of prevention of HIV AIDS and control of HIV AIDS। तो leading agency which helps the other countries, दूसरे देशों की मदद करते हैं। और ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भाग है, क्योंकि गुड हेल्थ एंड गुड वेलबींग SDG 3 है, जिसको फुलफिल करने के लिए यूएन एड्स काम करता है। अब यूएन एड्स कब बना था? यूएन एड्स बना था 1994 में। यूएन एड्स का हेडक्वार्टर कहाँ आता है? हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। यूएन एड्स प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है? यूएन एड्स प्रोग्राम बेसिकली स्टैंड्स फॉर जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स। ये इसका लोगो है यूएन एड्स का। आप जानते हैं कि ये जो इस तरह का लोगो बनता है, दिस इज कनेक्टेड टू एड्स। इंडिया में जो इंस्टीट्यूट है नेको, राइट, नेको के लोगो में भी आपको ये मिल जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका मेन मैंडेट क्या है? मेन मैंडेट है लड़े HIV एड्स से। पूरे विश्व में जितने भी देश है, जो भी मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस के, वहां पे एड्स से लड़ाई हो, यानी कि एड्स को रोके। यूएन एड्स को एस्टैब्लिश किया था इकोसॉक ने, यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने। और यूएन एड्स को हेड करता है एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अगेन अपॉइंटेड बाय द इकोसॉक इटसेल्फ। अब इनका काम क्या है? देखिए, यूएन एड्स इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, ये खुद को कहते हैं कि वी आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम क्या है? एड्स की प्रॉब्लम है, HIV की प्रॉब्लम है, एड्स की प्रॉब्लम है। इसके प्रति हमें एक सोल्यूशन की जरूरत है। सोल्यूशन कैसे आएगी? एड्स को आइडेंटिफाई करना है, एड्स को रोकना है। अभी तक एड्स का कोई आपको वैक्सीन नहीं मिलेगा, कोई इसका क्योर नहीं अभी तक। बेसिकली अगर किसी को एड्स हो जाए, यानी कि उनके बॉडी में HIV वायरस मिले, तो HIV अगर पॉजिटिव है तो उस वायरस का लोड कम करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती है, लेकिन HIV का अभी तक कोई क्योर नहीं निकला है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये करते क्या है? दे आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम इन्होंने आइडेंटिफाई कर ली, यानी कि ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे लीडरशिप प्रमोट करते हैं, इनोवेशन प्रमोट करते हैं, पार्टनरशिप प्रमोट करते हैं, जिससे कि HIV एड्स को रोका जाए। जो भी यहाँ पे डिसीजंस होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप जानिएगा। यूएन एड्स प्लेसेस
people living with HIV and people affected with HIV at the decision making table। यानी कि यूएन एड्स में जो इनपुट्स आते हैं वो पीपल लिविंग विद HIV, पीपल अफेक्टेड विद HIV उनसे आते हैं, उन्हीं को सेंटर में रख के प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाते हैं, प्रोग्राम्स डिलीवर किए जाते हैं और एड्स की रिस्पॉन्स को मॉनिटर किया जाता है। यानी कि यूएन एड्स का ओवरऑल काम क्या है? ओवरऑल दे गिव अ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, एडवोकेसी, कोऑर्डिनेशन एंड दे कनेक्ट द लीडरशिप फॉर फाइट अगेंस्ट HIV एड्स। यहाँ पे सरकारों की मदद करते हैं, दूसरे एनजीओ, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो है साथ में आते हैं और HIV एड्स को रोकने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आपको मैं दे रहा हूँ यूएन एड्स के बारे में। ईच एंड एवरी फैक्ट इज अ पोटेंशियल स्टेटमेंट और अ पोटेंशियल क्वेश्चन। जैसे कि मैं सवाल बना सकता हूँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनाइटेड नेशंस एड्स प्रोग्राम। इसमें मैंने बता दिया पहला स्टेटमेंट, यूएन एड्स इज एन एनजीओ। नहीं, ये एनजीओ नहीं है, ये एक संयुक्त राष्ट्र का प्रोग्राम है, ये कोई एनजीओ नहीं। लेकिन ये बहुत सारे एनजीओ के साथ मिलकर काम करते हैं। जहाँ पे भी HIV एड्स के पेशेंट है उन्हें आइडेंटिफाई करना है, जो स्टिग्मा है उस स्टिग्मा को हटाना है और सभी को ट्रीटमेंट मिले। इसके अलावा यूएन एड्स की जो फंडिंग आती है, इट इज कंप्लीटली फंडेड बाय वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। सरकारें यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती हैं, फिलांथ्रोपिक इंडिविजुअल्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे विश्व से, तब जाकर इनका प्रोग्राम चलता है। इसके अलावा यूनाइटेड एड्स का जो इंडिया कनेक्ट है, यानी कि इंडिया में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। इंडिया में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है नेको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेको का भी एक इनिशिएटिव चल रहा है HIV एड्स को रोकने के लिए इंडिया में। सो नेको बेसिकली लिएजेस विद यूनाइटेड नेशन एड्स। इसके अलावा यूएन एड्स फॉलोज अ 90-90-90 स्ट्रैटेजी। तो अब मैं आपको एक सिंपल सा सवाल दे दूंगा, रिसेंटली इन न्यूज या फिर many a times you have heard about something called as 90-90-90 strategy। तो ये 90-90-90 strategy है क्या, किससे जुड़ी हुई है या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन की है, किस प्रोग्राम की है? इट इज यूएन एड्स स्ट्रैटेजी। यानी कि 90% ऑफ पीपल लिविंग विद HIV दे नो देयर स्टेटस की HIV पॉजिटिव है, उन्हें डायग्नोसिस मिले और उन्हें ART ट्रीटमेंट मिले, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी उन्हें मिले। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि HIV एड्स का अभी तक क्योर नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। तो अगर HIV पॉजिटिव है तो उन्हें ART दिया जाता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या फिर एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट्स उन्हें दिए जाते हैं और उस ट्रीटमेंट से वायरल सप्रेशन होता है, यानी कि वायरस उनमें रहेगा। और आजकल तो कुछ इस तरह की रिसर्च चल रही है जहाँ पे ART देने के बाद वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में भी नहीं जा रहा है, यानी कि वायरस उनके बॉडी में है लेकिन वो वायरस सप्रेस होकर रह रहा है, आपको एड्स नहीं देता। HIV पॉजिटिव है लेकिन आपको एड्स नहीं हुआ है अभी तक, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम अभी भी स्ट्रांग है। सो 90% पीपल रिसीव ART एंड हैव वायरल सप्रेशन। सो 90-90-90 स्ट्रैटेजी। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन एड्स दे वर्क वेरी क्लोजली विथ 2 अदर फंड्स। एक है द ग्लोबल फंड, इसका नाम ही है द ग्लोबल फंड, द ग्लोबल फंड फॉर एड्स, मलेरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। इस फंड के साथ भी काफी क्लोजली काम करता है। इसके अलावा पेप्फार, अब ये पेप्फार क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स का प्रोग्राम है, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी फंड फॉर एड्स रिलीफ। इनके साथ भी काफ़ी क्लोजली काम करते हैं, यानी कि यूएस का पेप्फार और जो ग्लोबल फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल फंड अगेंस्ट HIV एड्स, अगेंस्ट मलेरिया, अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, इनके साथ भी काफ़ी क्लोजली काम करते हैं, राइट। सो यूएन एड्स के बारे में। चलिए अब मूव करते हैं और अगले ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं, यूनाइटेड नेशंस HCR। ये क्या है? UNHCR, कई बार आपने इसको न्यूज़ में सुना होगा, सीरिया के दृष्टिकोण से, अफगानिस्तान के दृष्टिकोण से, क्योंकि पिछले साल तो अफगानिस्तान में जब तालिबान का कब्जा हुआ था तो एक रेफ्यूजी क्राइसिस ज़रूर हुआ। बगल में म्यांमार की पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने रेफ्यूजी की इश्यूज़ को सुना है। तो UNHCR कई बार चर्चा का विषय रहता है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। UNHCR स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। अब नाम से पता चल रहा है आर यानी कि रेफ्यूजी की मदद करने के लिए। अब आप जानते हो रेफ्यूजी मतलब जो अपना देश छोड़ चुके हैं, बेसिकली स्टेटलेस पीपल, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहाँ से उन्होंने अपना देश छोड़ दिया, अपना रीजन छोड़ दिया, दूसरे रीजन में जा चुके हैं, तो उनकी मदद करनी चाहिए। तो UNHCR यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजी एजेंसी है, एक ग्लोबल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये लोगों की जान बचाते हैं। क्योंकि अगर जो अपने देश से बाहर निकलना चाहते हैं, रेफ्यूजी बन चुके हैं, तो दूसरे देश में भी वहाँ पे परसिक्यूशन हो सकता है, तो उनकी लाइव्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही साथ उनके अच्छे फ्यूचर को भी ये लोग बनाते हैं। यानी कि अगर रेफ्यूजीज एक देश से, कंट्री X से रेफ्यूजीज अभी कंट्री Y में जा चुके हैं, तो इस कंट्री Y में समझ लीजिए 100 रेफ्यूजी आ गए,
तो इन 100 रेफ्यूजीज के अधिकार, इनको अधिकार दिलाने में यूएनएचसीआर हेल्प करता है। इस कंट्री वाई को फंड्स भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इस कंट्री वाई में अभी 100 लोग दूसरे नेशनैलिटी वाले हैं, तो अगर इनकी नेशनैलिटी ने मिलनी है तो इन्हें मदद की ज़रूरत है। एजुकेशन हो, अगर डिस्प्लेस हो चुके तो उन्हें जगह मिले, उन्हें काम मिले, स्टेटलेस पीपल की मदद हो, इसलिए ये बॉडी है। इसको हेड करते हैं हाई कमिश्नर ऑफ रेफ्यूजीज। एचसीआर को अपॉइंट किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। प्लीज रिमेंबर, इकोसॉक नहीं है, यूएनजीए। इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं कि यूएनएचसीआर is basically a child of United Nations General Assembly. UNGA is considered as parent body of UNHCR. इसके अलावा इनका हेडक्वार्टर्स भी है जिनीवा, स्विट्जरलैंड। तो मैंने आपको बताया था कई बार, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो जिनीवा स्विट्जरलैंड में बेस्ड है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो यूरोपियन नेशन में बेस्ड है। तो इसके प्रति एक मेरा छोटा सुझाव रहेगा आपके लिए कि आप एक छोटा सा नोट बना लीजिए, या फिर एक छोटा सा एक नोटपैड रखिएगा जहाँ पे जेनीवा में कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर रोम में कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, नायरोबी में कौन से हैं, कनाडा मॉन्ट्रियल में कौन से। तो ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, इट विल हेल्प क्विकली एग्जाम में जाने से पहले, 1-2 दिन पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे तो इट विल हेल्प यू, राइट। इसके अलावा यूएनएचसीआर कब बना था? इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। अब ये क्यों? वी ऑल नो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, विश्व युद्ध 2 में बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर वेस्टेड, कैटास्ट्रोफिक लॉस, इकोनॉमिक लॉस, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव हुए। अब टिपिकली नाजी जर्मनी जो था उस समय पे, हिटलर का जो जर्मनी था, उन्होंने काफ़ी सारी अट्रॉसिटीज़ की थी ईस्टर्न यूरोप में। इनफैक्ट यूरोपियन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे आपको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स आपने देखे होंगे। तो एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे, स्टेटलेस पीपल इतने ज़्यादा हो गए थे। तो इनकी मदद के लिए, रेफ्यूजी क्राइसिस इतना बड़ा हो गया था, तो इनकी मदद के लिए यूएनएचसीआर बनाया गया। इनफैक्ट शुरुआती दौर में जब 1950 में ये बॉडी बनी, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, और इनका ऑफिस जो बना, ये बना था केवल 3 सालों के लिए। इन्हें काम दिया गया था कि अगले 3 सालों में यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, यूरोप में जो भी रेफ्यूजीज हैं उन्हें आप रिहेबिलिटेट कर दीजिएगा। एक कंट्री से दूसरी कंट्री, लड़ाई की वजह से जिनकी लाइफ डिसरप्ट हो गई है, तो आप उन्हें मदद कीजिएगा। मिलियंस ऑफ यूरोपियंस वर रेफ्यूजीज एट दैट टाइम। तो 3 साल में इनको मदद करनी थी, और काफ़ी कमेंडेबल काम भी किया यूएनएचसीआर ने। तो 3 सालों में इन्होंने यूरोपियन रिहेबिलिटेशन में काफ़ी मदद की, जिसके लिए उन्हें 1954 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला। तो ध्यान रखिएगा, यूएनएचसीआर को नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है 2 बार, पहले 1954 में। अब सवाल ये उठता है, क्या 3 साल बाद यूएनएचसीआर बंद हुआ? नहीं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन यूएनएचसीआर 1950 में बना, इसका मैंडेट कहाँ से आया? इसका मैंडेट आया यूनाइटेड नेशंस की 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन से, और इसी के प्रति एक प्रोटोकॉल भी आया 1967 में। प्रोटोकॉल बाइंडिंग प्रोटोकॉल है कि जो भी देश इस प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट करेंगे, इसको रेटिफाई करेंगे, इस कन्वेंशन से वो बंध जाते हैं, उन्हें एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो ये जो 2 की डॉक्यूमेंट्स है, 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 का रेफ्यूजी कन्वेंशन का प्रोटोकॉल जो है, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है जिसके दायरे में यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज काम करते हैं। अभी तक 149 ऐसे स्टेट पार्टीज हैं जिन्होंने कन्वेंशन को भी रेटिफाई किया है, प्रोटोकॉल को भी रेटिफाई किया है, या फिर किसी एक डॉक्यूमेंट को तो रेटिफाई किया है, जहां पे इन्होंने डिफाइन किया है कि रेफ्यूजी का मतलब क्या है, और अगर आपके देश में रेफ्यूजी आएंगे तो उन रेफ्यूजीज के प्रति आपकी क्या जिम्मेवारी रहेगी, यानी कि आपको क्या अधिकार देने हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है। सो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, the office serves as the guardian of the convention, 1951 refugee convention and 1967 protocol also। जो भी इसको एक्सीड करेगा उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक्स कंट्री में लड़ाई चल रही है, तो इस लड़ाई के चलते ये काफ़ी अंडरस्टैंडेबल कि बहुत सारे लोग ये देश छोड़ेंगे, क्योंकि वायलेंस, यार बमबारी चल रही है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे शांति में रहना है, तो एक्स छोड़ेंगे और वाई में चले जाएंगे। अगर समझ लीजिए वाई कंट्री का बॉर्डर एंड क्रॉस के इस बॉर्डर में चले गए, और वाई कंट्री ने कन्वेंशन और प्रोटोकॉल को साइन किया हुआ है, इनकी कुछ ऑब्लिगेशन बन जाएगी कि जब भी रेफ्यूजीज अगर दूसरे देश से आ रहे हैं तो उनके अधिकारों को आप प्रोटेक्ट करोगे, उनका आप फायदा नहीं उठाओगे, कुछ इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब इसमें एक प्रिंसिपल है, इस कन्वेंशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि एक सिंपल सा सवाल बन जाता है। सवाल है व्हाट इज नॉन रीफाउलमेंट, या फिर रिसेंटली इन न्यूज़ नॉन रीफाउलमेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, ये आपको इस तरह के सवाल ज़रूर बन सकते हैं। तो ये नॉन रीफाउलमेंट क्या है? नॉन रीफाउलमेंट इज द कोर प्रिंसिपल, इट इज़ द कोर प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस
कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज, 1951 का जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है उसका कोर कॉन्सेप्ट है नॉन रीफाउलमेंट। नॉन रीफाउलमेंट मतलब मैंने आपको बताया कि एक्स कंट्री में लड़ाई चल रही है, एक्स कंट्री से लोग वाई कंट्री में जा चुके हैं, यानी कि वाई कंट्री के रेफ्यूजी बने हैं, तो इस वाई कंट्री की जिम्मेवारी है दैट इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रीफाउलमेंट, मतलब जो लोग यहां पे पहुंचे हैं उन लोगों को वापस एक्स नहीं भेजना है। क्लियर? दैट मीन्स अगर एक्स कंट्री में भेजेंगे वहां पे सीरियस थ्रेट है उन्हें, क्योंकि वहां पे वो परसिक्यूट हो रहे हैं, इसीलिए वहां से भागकर वो दूसरे देश में आए हैं, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है यू एडहेयर बाय द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट, उन्हें वापस ना भेजे। अब उन्हें वापस नहीं भेजना है तो आपको मदद मिलेगी, यूएनएचसीआर से मदद मिलेगी, दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपकी मदद करेंगे। अगर आपको आपके देश में नहीं रखना है तो रेफ्यूजीज को लेकर जिस कंट्री में रेफ्यूजी एक्सेप्ट हो रहे हैं वहां पे भेजा जाएगा। तो इस तरह की पॉलिसी है, सिंपल है कि आपको यहां से वापस यहां नहीं भेजना है, वाई से एक्स नहीं भेजना है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रीफाउलमेंट। क्लियर? क्योंकि अगर एक्स भेजेंगे तो वहां पर उनकी जान को खतरा है, अलर्ट, दे माइट बी चार्ज फॉर ट्रीजन, कि आप अपना देश छोड़ के भाग गए हो तो ट्रीजन पे चार्ज करेंगे। अगर ऑटोक्रेटिक कंट्री है तो उनके ऊपर और भी ज़्यादा एक्शन ली जा सकती है। तो नॉन रिफाउलमेंट अभी फिलहाल एक कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बन चुका है। क्लियर? और कहीं ना कहीं इंडिया भी इसको फॉलो करता है। इनफैक्ट आपको यह भी ध्यान रखना है कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है, उसके बावजूद हम लोग रिफाउलमेंट का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरुआती दौर में यूएनएचसीआर का मैंडेट था 3 साल के लिए, 3 साल में यूरोपियन रिकंस्ट्रक्शन हो जाए, यूरोपियन रिहेबिलिटेशन हो जाए, उसके बाद ये बॉडी डिसबैंड होनी थी। लेकिन ये बॉडी डिसबैंड हुई क्या? ये बॉडी डिसबैंड नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? विश्व युद्ध 2 तो खत्म हुआ, लेकिन विश्व युद्ध 2 खत्म होने से रेफ्यूजी का क्राइसिस खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मल्टीपल क्राइसिस की शुरुआत हुई। 1954 में हंगेरियन क्राइसिस हुई, उसके बाद 1960 में डीकोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका हुआ, वियतनाम वॉर हुआ, जो कोल्ड वॉर के दौरान बहुत सारी दिक्कत हुई। तो रेफ्यूजी का क्राइसिस हर बार राइज होता रहा, स्पेशली 1960s में डीकोलोनाइजेशन की वजह से अफ्रीका में आर्टिफिशियल फॉल्ट लाइन्स थी, एक देश दूसरा देश लड़ रहे हैं, ट्राइब्स लड़ रहे हैं, तो इससे रेफ्यूजी का क्राइसिस बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, जिसके चलते यूएनएचसीआर कंटिन्यू हो गया और आज तो ये परमानेंट बॉडी है। इनफैक्ट हम लोग आज 21वीं सदी में रहते हैं, अभी भी रेफ्यूजी क्राइसिस चल रहा है। इनफैक्ट यूएनएचसीआर को उनके काम के लिए 1981 में फिर से नोबेल पीस प्राइज दिया गया फॉर देयर वर्क टुवर्ड्स डीकोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका। और हर साल यूएनएचसीआर रिलीज करता है उनका ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट। और जैसे कि मैंने आपको बताया 21st सेंचुरी में भी आयरॉनिकली आज भी बहुत बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस है। यहाँ पे आप देख सकते हो 89.3 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड इन 2021 अलोन। लुक एट दिस ग्राफ, 1991 से 2021 का ग्राफ है। ऐसा नहीं कि रेफ्यूजी कम हो रहे हैं, रेफ्यूजी का नंबर बढ़ता हुआ ही जा रहा है। हर साल रेफ्यूजी का नंबर बढ़ता हुआ जा रहा है, पिछले कुछ सालों से तो और भी ज़्यादा। इट इज़ ग्रोइंग फ्रॉम 2011, यू कैन सी वेरी हाई नंबर्स। सीरिया में प्रॉब्लम चल रही है, हाल ही में हमने देखा यूक्रेन में वॉर चल रहा है, इससे पहले बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ में भी हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हुए जिसके प्रति रेफ्यूजी के नंबर्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। इसीलिए यूएनएचसीआर काम करता है। और आपको ध्यान रखना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया इंडिया इज नॉट अ पार्टी। अगर मैं आपको स्टेटमेंट दे दूं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन, उसमें नॉन रिफॉल्वमेंट का तो प्रिंसिपल है। इंडिया पार्टी है कि नहीं? इंडिया पार्टी नहीं है, कन्वेंशन का भी पार्टी नहीं है, प्रोटोकॉल का भी पार्टी नहीं है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर तो इंडिया में कैसे चलता है? इंडिया में तो बहुत सारे रेफ्यूजीज आ चुके हैं ऑलरेडी, बांग्लादेश से हो, म्यांमार से हो, अफगानिस्तान से हो, तो क्या हमारे पास कोई प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है? ऑल्दो इंडिया का कोई रेफ्यूजी पॉलिसी भी नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन एडॉक बेसिस पे हम लोग फॉलो ज़रूर करते हैं कि रेफ्यूजीज़ को वापस ना भेजें। हम लोग असाइलम ग्रांट कर चुके हैं बहुत सारे रेफ्यूजीज़ को। मैं उदाहरण दे सकता हूँ टिबेट का, राइट, टिबेटन रेफ्यूजीज इंडिया में है, बांग्लादेशी रेफ्यूजीज इंडिया में है, अफगानिस्तान से बहुत सारे रेफ्यूजीज इंडिया में, म्यांमार से रोहिंग्या रेफ्यूजीज इंडिया में। तो इंडिया डज फॉलो इट्स ओन पॉलिसी ऑफ रेफ्यूजीज। इंडिया भी कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि नॉन रिफॉल्वमेंट का प्रिंसिपल जरूर फॉलो करता है डिस्पाइट नॉट बीइंग अ पार्टी टू रेफ्यूजी कन्वेंशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है, राइट। सो दिस वाज अबाउट द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑन रेफ्यूजीज। इसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूएन वुमेन के बारे में। ये है लोगो यूएन वुमेन का, आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज सिंबल लोगो, यूएन वुमेन का लोगो, राइट, दिस इज द लोगो दैट आई वाज शोइंग यू। यूएन वुमेन है क्या? नाम से आपको पता चल रहा है यूनाइटेड नेशन वुमेन
ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल चैंपियन है ऑफ जेंडर इक्वालिटी, वुमेन राइट्स को अपहोल्ड करने की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, दे वांट टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन विच एवरी वुमन एवरी गर्ल कैन एक्सरसाइज हर ह्यूमन राइट्स एंड कैन लिव हर फुल पोटेंशियल। ये इनका मेन मोटो है। अलग अलग एनजीओज के साथ, अलग अलग पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस का ये मिलकर जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। यूएन वुमेन काफ़ी रिसेंट की बॉडी, मैं आपको बताऊंगा ये कब बनी थी, लेकिन जो यूएन वुमेन की पहली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दैट वाज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चिली मिशेल बैचेले पहली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी। इसका हेडक्वार्टर्स है, यूएन वुमेन का हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखिए यूएन वुमेन कब बना था, काफ़ी रिसेंट की बॉडी है, मैंने आपको बताया यूएन वुमेन। इट्स वेरी आयरॉनिकल दैट दिस बॉडी केम अप इन 2011 से फुल फ्लेजली ऑपरेशनल है। लेकिन इससे पहले एक बॉडी थी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड, बॉडी नहीं फंड है फॉर वुमेन। ये बना था 1976 में, यूनिफेम था। तो यूनिफेम के थ्रू वुमेन रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स हुआ करते थे उसको इंप्लीमेंट किया करते थे। लेकिन 2010 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने मर्ज किए 4 पार्ट्स, 4 भाग या फिर 4 फंड्स, 4 डिविजन्स जो यूनाइटेड नेशंस के थे, जैसे कि यूनिफेम, डॉ डिवीजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, इंटरनेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ वुमेन इंस्ट्रॉ, और ऑफिस ऑफ स्पेशल एडवाइजर ऑन जेंडर इशूज एंड एडवांसमेंट ऑफ वुमेन ओसागी। तो इन चारों बॉडीज को साथ में लिया और इवेंचुअली यूनाइटेड नेशंस वुमेन बना। ध्यान रखिएगा, यूएन वुमेन रिसेंट बॉडी है, 2010 की बॉडी है। 4 अलग अलग यूनाइटेड नेशंस के डिविजन्स, इंस्टीट्यूट्स, प्रोग्राम्स, फंड्स को मिलाकर यूएन वुमेन बनाया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लोग काम करते हैं टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ वुमेन, टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग राइट्स टू वुमेन, जेंडर इक्वालिटी की तरफ। अब इनके गवर्नेंस पैटर्न में इनकी एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, जो यूएन वुमेन का जो भी काम होता है, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं, इसके प्रति ये लोग डिसीजन मेकर्स हैं। ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 41 मेंबर्स है, 41 मेंबर्स जिनको इलेक्ट किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बोर्ड को अपॉइंट करती है, फिर इलेक्ट करती है। 3 साल का इनका टर्म होता है। रीजन वाइज अलग अलग डायरेक्टर्स यहाँ पे आते हैं। इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड पे 41 डायरेक्टर्स हैं, अलग अलग रीजन से अलग अलग डायरेक्टर्स आते हैं। 10 डायरेक्टर्स आते हैं और मोस्टली वुमेन डायरेक्टर्स होते हैं। 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज, 10 डायरेक्टर फ्रॉम एशियन कंट्रीज, 4 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, 6 लैटिन अमेरिका और कैरिबियन स्टेट, और 5 वेस्टर्न यूरोप और दूसरे राज्यों से आते हैं, दूसरे स्टेट से, दूसरे रीजन से आते हैं। और ध्यान रखिएगा, 6 डायरेक्टर्स है टॉप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज में। इसमें जो 4 टॉप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज होती है, वहां से 4 डायरेक्टर निकलती है। और मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज है, वहां से 4 डायरेक्टर होती है। और 6 में से जो बाकी 2 हैं, दे आर थ्रू दी ऑर्गेनाइजेशन, OECD और IDA से भी यहाँ से डायरेक्टर आते हैं। मोस्टली वुमेन आर ऑन द गवर्नेंस बोर्ड ऑफ यूनाइटेड नेशंस वुमेन, राइट। इसके अलावा इनका रोल क्या है? प्राइमरी 6 थेमेटिक एरियाज में ये लोग काम करते हैं। सबसे पहले वुमेन लीडरशिप को डेवलप कराना चाहते हैं, वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को एनहांस कराना है, वुमेन एम्पावरमेंट होनी है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को रोकना है, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन लेनी है। जहाँ पे भी क्राइसिस चल रहा है, महिला के ऊपर अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, महिला के प्रति कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो ह्यूमैनिटेरियन एक्शन। इसके अलावा पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना भी एक इनका जिम्मा है। अल्टीमेटली गवर्नेंस एंड नेशनल प्लानिंग। अब गवर्नेंस मतलब यूएन वुमेन अलग अलग देशों को एडवाइस करता है कि उनके बजटिंग में जेंडर बजटिंग के नॉर्म्स आ जाए, उनके गवर्नेंस में वुमेन सेंट्रिक प्रोग्राम्स, वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज आए, तो इसके प्रति भी काम करते हैं। इसके अलावा SDG इम्प्लीमेंटेशन में भी काम कर रहे हैं, LGBTQ कम्युनिटी के राइट्स को प्रमोट करने में। और इन जनरल यूएन वुमेन का मैं कहूँगा इनका काम क्या है, टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट और आइडियाज ऑफ फेमिनिज्म, राइट, फेमिनिज्म। अब ऐसा नहीं कि केवल कोई रेडिकल आइडिया ऑफ फेमिनिज्म हो गई, हम जानते हैं कि अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफ फेमिनिज्म आती हैं। तो यूनाइटेड नेशंस वुमेन जो है वो फेमिनिज्म में भी इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म को प्रमोट कर रही है, यानी कि जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म था, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म था, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म हो गया, रेडिकल फेमिनिज्म हो गया, इन सब का इंटरसेक्शन करा के ओवरऑल वुमेन बेटरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इक्वालिटी की तरफ ये काम करते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा इनके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, गाइडिंग अग्रीमेंट्स है, यूनाइटेड नेशन वुमेन इट वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ सम गाइडिंग अग्रीमेंट्स। बहुत ही जरूरी है। एक है यूनाइटेड नेशंस वुमेन स्ट्रेटेजिक प्लान,
2022 से 2025 तक का। इसमें यूनाइटेड नेशंस खुद ही एक स्ट्रेटेजिक प्लान बना चुका है कि महिलाओं के प्रति हम लोग क्या क्या पॉलिसीज ला सकते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा सीडॉ है, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वायलेंस, यूएन कन्वेंशन है ये टू स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इसके ये भी एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है यूएन वुमेन का। इसके अलावा बीजिंग डिक्लेरेशन, ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 में यहाँ पे दिस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन इज अगेन कनेक्टेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन बेटरमेंट। ये एक सवाल भी आया था यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में। इसके अलावा यूपीएससी में कई बार स्टेटमेंट में भी आ चुका है। बीजिंग डिक्लेरेशन भी एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है, गाइडिंग एग्रीमेंट है फॉर यूनाइटेड नेशंस वुमेन। इसके अलावा मल्टीपल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है, प्रेडोमिनेटली 1325 है, 1325 रेजोल्यूशन नंबर है ऑन वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी 2000 में। इसके बाद भी कई सारे रेजोल्यूशंस आ चुके हैं यूनाइटेड नेशंस के, मल्टीपल रेजोल्यूशंस ऑन वुमेन, वुमेन सेफ्टी, वुमेन सिक्योरिटी। दे आर ऑल्सो गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स और गाइडिंग एग्रीमेंट्स फॉर यूएन वुमेन। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें आप जानते हैं कि नंबर 5 इज जेंडर इक्वालिटी इटसेल्फ। ये अचीव करने के लिए भी यूएन वुमेन काम करते हैं। So basically, UN Women works towards development and empowerment of women and also towards ensuring gender equality, right? तो UN Women के बाद अब चर्चा करते हैं UNIDIR के बारे में। ये UNIDIR है क्या? ये एक इंस्टीट्यूट है। इनफैक्ट अगले 10 से 15 मिनट हम लोग अलग अलग यूनाइटेड नेशंस के इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले UNIDIR, ये एक यूनाइटेड नेशंस का इंस्टीट्यूट है। किस लिए? फॉर डिसआर्मामेंट रिसर्च। हम जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स काफ़ी ज़्यादा प्रोलिफरेट हो चुके हैं अलग अलग देशों में। देखिए, जो एनपीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, जब वो आई थी उसने कहा कि जिसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स है वो रख सकते हैं, आगे आने वाले स्टेट्स नहीं बना सकते। तो इसीलिए इंडिया डज नॉट एक्सीड और डज नॉट एक्सेप्ट द एनपीटी। लेकिन पिछले 30 से 40 सालों में हम लोगों ने देखा है कि कंटिन्यूसली न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो रहा है। इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफ़ी एडवांस्ड चल रहा है। इसके अलावा दूसरे देश भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना चुके हैं। तो डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर वेपन्स हो, कन्वेंशनल आर्म्स हो, मिसाइल्स हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, ये काफ़ी बढ़ रहा है। जैसे जैसे वो बढ़ेंगे, इसका मतलब है वर्ल्ड पीस खतरे में आ जाती है। और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस का एक डिसआर्मामेंट बेस्ड रिसर्च है जो काम करता है डिसआर्मामेंट के लिए, यानी कि विश्व में डिसआर्मामेंट हो, देश अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस कम रखे, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ना हो। और डिसआर्मामेंट कैसे करें? डिसआर्मामेंट से जुड़ी हुई नॉलेज, डिसआर्मामेंट से जुड़े हुए जो भी रिसर्च चलेगी उसके प्रति काम करता है। साथ ही साथ डायलॉग प्रमोट करे मेंबर नेशन में, डिसआर्मामेंट हो, सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से सिक्योर बने पूरा विश्व। इसका हेडक्वार्टर्स है जेनीवा, स्विट्जरलैंड। सो बेसिकली ये एक इंस्टीट्यूट है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मदद करता है थ्रू प्रैक्टिकल रिसर्च, थ्रू प्रैक्टिकल आइडियाज, इनोवेटिव सॉल्यूशंस, जिससे कि हम लोग डिसआर्मामेंट कर सकते हैं। तो यूएनआईडीआर का काम क्या है? यूएनआईडीआर का काम है फोरफोल्ड। द इंस्टीट्यूट हैज 4 एम्स। इस इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। इट्स मैंडेट इज फाउंड इन आर्टिकल 2 ऑफ यूएनआईडीआर, प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी विथ डाइवर्सिफाइड सॉल्यूशंस, मोर एंड मोर डेटा, जिससे कि हम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बरकरार रखें। जो आर्म्स रेस चलती है उसको हम लोग कैसे रोकें। इसके अलावा दे प्रमोट इन्फॉर्मिंग पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स इन डिसआर्मामेंट एफर्ट्स। इसके अलावा डायलॉग, नेगोशिएशन में भी मदद करते हैं। और इन जनरल दे कैरी आउट इन डेप्थ रिसर्च एंड इन डेप्थ आइडियाज फॉर ब्रिंगिंग डिसआर्मामेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट। सो डिसआर्मामेंट का काम, डिसआर्मामेंट इंस्टीट्यूट, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्मामेंट रिसर्च का काम ये है। अब अगर हम लोग इनके प्रोग्राम्स पे जाए, अगर आप इनके प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे, यू विल फाइंड दीज प्रोग्राम्स। 5 प्रोग्राम हेड है इनके। पहला है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड अदर स्ट्रेटेजिक वेपन्स, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स का डिसआर्मामेंट हम लोग कैसे करें। ऑल्दो आप अगर मुझे सवाल पूछे सर यूएनआईडीआर सक्सेसफुल रहा है क्या, इस सेंस में तो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट तो नहीं हुआ, लेकिन इनका एक प्रोग्राम चलता है, इसके ऊपर रिसर्च चलती है, इसके ऊपर नेगोशिएशन वो लोग करवाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सेकंड प्रोग्राम है सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी इन जनरल। थर्ड है कन्वेंशनल आर्म्स रेस कैसे रोके। फोर्थ है जेंडर एंड डिसआर्मामेंट। एंड फिफ्थ है मिडल ईस्टर्न वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फ्री जोन। ये इनके 5 प्रोग्राम है जो यूएनआईडीआर ये इंस्टीट्यूट चलाता है। ये यूनाइटेड नेशंस का इंस्टीट्यूट है फॉर
डिसआर्मामेंट रिसर्च, इसको ध्यान रखना है, राइट। इसके बाद चलिए अगले इंस्टीट्यूट पे चलते हैं, यूनिटार। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि स्टडी आईक्यू का लाइव फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 1 अगस्त 2022 से। प्लीज रिमेंबर दिस, 1 अगस्त से हमारा इवनिंग बैच शुरू हो रहा है। और आप जानते हैं कि स्टडी आईक्यू का उद्देश्य क्या है। स्टडी आईक्यू का उद्देश्य है आप तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाएं एट अफोर्डेबल प्राइसेस। हमारा जो फाउंडेशन लाइव बैच है, इस कोर्स का प्राइस काफ़ी कम रखा गया है। इनफैक्ट कंपनी प्राइस 25,000 के आसपास है। अगर आप मेरा कोड उसके ऊपर इस्तेमाल करोगे, राहुल लाइव, RHULLIVE, तो आपको ये पूरा कोर्स मिलेगा 18,999 में ही। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए भी। इनफैक्ट अगर आपने ऑप्शनल चूज नहीं किया है तो हमारा ऑप्शनल का प्रोग्राम भी चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्योग्राफी का। वहां पे भी आप राहुल लाइव कोड इस्तेमाल करोगे, यू विल गेट हैवी डिस्काउंट ऑन दोज कोर्सेज एज वेल। लेकिन हमारे फाउंडेशन बैच में आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी 10 महीनों के लिए, जहां पे 900 घंटों की लाइव क्लासेस चलेंगी। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी, क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा वीकली रिवीजन टेस्ट आपको मिलेगी। इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। हमारे ज्ञानवाणी सेशन चलते हैं, ग्रुप मेंटरशिप के सेशन चलते हैं, जहां पे आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के साथ वार्तालाप कर सकते हो, सीनियर मेंटर से आप बात कर सकते हो, सर्विंग ब्यूरोक्रेट से आप बात कर सकते हो, उनके आइडियाज़ देख सकते हो, किस तरह काम होता है, किस तरह प्रोसेस चलता है, ये समझ सकते हो, जिससे कि आप और भी ज़्यादा मोटिवेटेड रह सकते हो। इसके अलावा हर एक मॉड्यूल के बाद MCQ बेस्ड लर्निंग चलेगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चलेगी, करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको मिलेगा, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम मिलेगा। सो व्हाई आर यू वेटिंग? दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज नीड्स। जल्द से जल्द इसको एनरोल कीजिएगा। ध्यान रखिएगा 1 अगस्त 2022 पे स्टार्ट हो रहा है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड राहुल लाइव। अगर आप राहुल लाइव कोड इस्तेमाल करोगे, यू विल गेट द एंटायर कोर्स फॉर 18,999। यू विल ऑल्सो गेट डिस्काउंट्स ऑन दी ऑप्शनल प्रोग्राम्स एज वेल। चलिए वापस चलते हैं और बात करते हैं यूनिटार के बारे में, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। अब ये भी एक इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग एंड रिसर्च करवाते हैं। हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे कि किस फील्ड में ये लोग काम करते हैं। इनोवेटिव सॉल्यूशंस देते हैं फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर द नेशंस। ये जो इंस्टीट्यूट सेटअप हुआ था, ये लर्निंग बढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट बना था 1963 में। इसका हेडक्वार्टर्स है अगेन इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अब यूनिटार करता क्या है, आपको पता चल चुका है। ये एक इंस्टीट्यूट है यूनाइटेड नेशंस का जो ट्रेनिंग और रिसर्च देता है। लेकिन कहाँ देता है, क्या देता है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। यूनिटार इज ऑपरेटेड एज एन ऑटोनोमस बॉडी। यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी है ये। इसको हेड करते हैं एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिनको अपॉइंट करता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इनका एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज भी है। और आपको ध्यान रखना है कि यूनिटार का जो फंडिंग है, दे डू नॉट रिसीव एनी फंडिंग फ्रॉम द बजट। यूएन का कोई बजट नहीं मिलता है, लेकिन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस काफ़ी आती है यूनिटार को। अब यूनिटार की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। उनका जो इंस्टीट्यूट है 1963 में ये जो बना था, किस चीज में काम करता है, ध्यान रखिएगा। यूनिटार वाज क्रिएटेड इन 1963 टू ट्रेन एंड इक्विप यंग डिप्लोमैट्स फ्रॉम न्यूली इंडिपेंडेंट यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स, ताकि उन्हें नॉलेज मिले, उन्हें स्किल्स मिले, डिप्लोमेसी की स्किल्स मिले। इसके अलावा दूसरे भी ट्रेनिंग और रिसर्च के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। इनकी गवर्निंग बॉडी में इनके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन्हें अपॉइंट करता है। इनके अलग अलग एडवाइजरी बोर्ड्स है। यूनिटार के गुडविल एम्बेसडर्स होते हैं, जो प्रमोट करते हैं यूनिटार के एक्टिविटीज़ को। अब ये यूनिटार के एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, जैसे 2020 में क्या हुआ, इससे हम लोग समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली डू दे डू। ट्रेनिंग और रिसर्च तो करनी है। 2020 में यूनिटार दे गेव क्लोज टू 900 लर्निंग रिलेटेड एक्टिविटीज, जहां पे लर्निंग और नॉलेज शेयरिंग के काम हुए। 3 लाख पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनके ऑफिशियल्स ने यहाँ पे मदद ली। स्पेशली लीस्ट डेवलप कंट्रीज और सिड्स, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के जो मेंबर्स होते हैं, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी ट्रेनिंग ली with regards to diplomacy and with regards to other programs of UNITAR. In fact 59% जो इंस्टीट्यूट के एक्टिविटी होते हैं फेस टू फेस होते हैं, यानी कि यहाँ पे जाएंगे, जिनेवा जाएंगे लोग, यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेनिंग से डिप्लोमेसी सीख सकते हैं। इसके अलावा 38% अभी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। कोविड-19 के चलते दीज थिंग्स आर हैपनिंग विद ऑल दी अदर इंस्टीट्यूशंस, राइट। इनफैक्ट अगर हम लोग यूनिटार के प्रोग्राम्स की बात करें तो यूनिटार के अलग अलग प्रोग्राम्स चलते हैं, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्या यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है। देखिए यूनिटार का एक प्रोग्राम है यूनोसैट करके, यूनिटार ऑपरेशनल सैटेलाइट एप्लीकेशन प्रोग्राम।
जहाँ पे अलग अलग देश के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, दे गेट नॉलेज अबाउट दिस प्रोग्राम। मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी का प्रोग्राम चलता है। मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी के क्या नॉर्म्स होते हैं, किस तरह आप डिप्लोमेसी को प्रोग्रेस कर सकते हो। पीस मेकिंग और कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन का भी प्रोग्राम चलता है यूनिटार का। इसके अलावा पब्लिक फाइनेंस और ट्रेड प्रोग्राम भी चलता है। पब्लिक फाइनेंस इन द सेंस, अब सरकारी बजटिंग कैसे करनी है, आपकी जो भी अकाउंट्स है कैसे हैंडल करने हैं, ट्रेड को कैसे बढ़ाना है। केमिकल वेस्ट और दूसरी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी चलती है। डिसेंट्रलाइज कोऑपरेशन प्रोग्राम चलती है। ग्रीन डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम भी चल रहा है इनका। नॉलेज सिस्टम इनोवेशन, तो अलग अलग प्रोग्राम्स इनके चलते हैं और अलग अलग प्रोग्राम्स ये लोग रन करते हैं ऑफलाइन भी, यानी कि डायरेक्टली इनके इंस्टीट्यूट में भी, जिनेवा में इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा ऑनलाइन भी अभी शुरू हो चुका है। कई सारे ऑनलाइन लर्निंग चीज़ें भी आप कर सकते हैं, यानी कि देश यहाँ पे मदद ले सकते हैं, राइट। तो ये था यूनिटार, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यूनिटार। इसके अलावा एक यूएन की यूनिवर्सिटी पे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यूएनयू। अब इमीडिएटली आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर अगर यूएन की यूनिवर्सिटी, क्या मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा किन कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर किन डिग्रीज के लिए, समझते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस की यूनिवर्सिटी है यूएनयू, मतलब ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक ग्लोबल थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन है यूएनयू, यानी कि आप यहाँ पे बैचलर्स डिग्री नहीं ले सकते। प्लीज रिमेंबर, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बैचलर्स डिग्री इन यूएनयू, राइट। यूएनयू में बैचलर्स डिग्री नहीं मिलती। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत जरूरी है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1972 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो, जापान में। प्लीज रिमेंबर, इट इज हेडक्वार्टर इन टोक्यो, जापान। अब यूएनयू करता क्या है? यूएनयू यूनाइटेड नेशंस का एक कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे जो भी ग्लोबल प्रॉब्लम्स होती है, ग्लोबल इश्यूज होती हैं, डिप्लोमेसी की बातें, पीस मेकिंग की बातें, क्लाइमेट चेंज की बातें, इन सब के प्रति रिसर्च कराता है। और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स यहाँ पे खुद को एनरोल कर सकते हैं, यूएनयू। अब यूएनयू में आपको मिलता क्या है? दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यूएनयू में आप किस तरह की डिग्रीज कर सकते हो, किस तरह की चीजें कर सकते हो? प्लीज रिमेंबर दिस, यूएनयू में 3 थीमेटिक क्लस्टर्स में रिसर्च होती है। 3 थीमेटिक क्लस्टर्स में ये आपको प्रोवाइड करते हैं प्रोग्राम्स। पीस एंड गवर्नेंस, ग्लोबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूजन, एंड तीसरा है एनवायरमेंट, क्लाइमेट एंड एनर्जी। यानी कि अगर आपको इन एरियाज में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, यू कैन ऑलवेज अप्लाई एट यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी। इनफैक्ट 2010 से यहाँ पे आप कर सकते हो। 2010 से पहले मैंने आपको बताया था 1973 में, 1972 में इसकी सेटअप हुई थी। 1972 में ये बना था। 1972 से 2010 तक इन्हें डिग्री ग्रांट करने की अनुमति नहीं थी। ऑल्दो ये एक एजुकेशन सेटअप था, एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे अलग अलग मेंबर स्टेट्स यहाँ से रिसर्च करा सकते हैं, रिसर्च की डेवलपमेंट, एजुकेशन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज कर सकते हैं। लेकिन 2010 में यूएनयू को ऑथराइज किया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने कि आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर्स और डॉक्टरल प्रोग्राम्स यहाँ पे आप चला सकते हो। तो 2010 से यूएनयू हैज बीन रनिंग मास्टर्स एंड डॉक्टरल, पीएचडी के लिए। तो आप यहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। जुलाई 2012 में पहली इनकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज के जो स्टूडेंट थे वो निकले। सो यूएनयू कहाँ पे हेडक्वार्टर? यूएनयू टोक्यो, जापान। प्लीज रिमेंबर दिस। इसके अलावा एक और इंस्टीट्यूट है यूएनएसएससी, बहुत जरूरी है यूएनएसएससी, इसको ध्यान रखना है। अगेन ये भी जुड़ा हुआ है, मैं कहूँगा, ट्रेनिंग और एजुकेशन से ही। अब ये है क्या? यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज। प्लीज ध्यान रखना है, यूएन सिस्टम। अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो यूएन सिस्टम की ही तो बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द यूएन सिस्टम इटसेल्फ, इजंट इट? क्योंकि हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की एसोसिएटेड बॉडीज, यूएन की जो मेन बॉडीज थी, उसके बाद यूएन स्पेशलाइज एजेंसीज, यूएन दूसरे एजेंसीज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे यूएन का जो सिस्टम है उसी का स्टाफ कॉलेज है, यानी कि यूएन के जो अलग अलग ऑफिसर्स है, यूनाइटेड नेशन के जो सिस्टम है, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, उनकी लर्निंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए यूएनएसएससी बना हुआ है। मैंडेट यूएनएसएससी का है, इट बेसिकली सर्व्स द सिस्टम वाइड नॉलेज मैनेजमेंट एंड लर्निंग इंस्टीट्यूशन। सिस्टम वाइड मतलब यूएन सिस्टम में, यानी कि यूएन संयुक्त राष्ट्र एक बड़ा सिस्टम है, उसके अंदर जो भी काम कर रहे हैं उनकी लर्निंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन है। जैसे कि भी आईएलओ हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, एक आईएलओ है, अब दूसरी तरफ के डब्ल्यूएचओ है। दोनों के जो पर्सनल है, अगर एक ही जगह पे काम करना है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट करना है, तो वहाँ पे आपको अलग अलग मैनेजमेंट से आप आते हो, अलग अलग कल्चर्स होते हैं, तो एक जगह पे आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, वो है यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज।
2002 में इसकी स्थापना हुई थी। 2002 से अभी तक इन्होंने कई सारे लर्निंग प्रोग्राम्स, आजकल तो बिकॉज ऑफ कोविड-19 दे हैव आल्सो स्टार्टेड अ लॉट ऑफ ई लर्निंग इनिशिएटिव्स आल्सो। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो कई सारी ई लर्निंग इनिशिएटिव्स है विच आर इवन ओपन फॉर आउटसाइडर्स एज वेल, राइट। यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन ट्यूरिन, इटली। प्लीज रिमेंबर ट्यूरिन, इटली, बहुत ही अनयूजुअल जगह है ट्यूरिन, इटली। ट्यूरिन इज अगेन अ वेरी फेमस टूरिस्ट प्लेस। इटली के ट्यूरिन में इसका हेडक्वार्टर, ये नहीं बोलना है, राइट। तो हम लोगों ने देखा यूएनयू विच इज हेडक्वार्टर्ड टोक्यो जापान, अनयूजुअल। यूएनएसएससी हेडक्वार्टर्ड इन ट्यूरिन, इटली, राइट। तो ये थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूएनओपीएस के बारे में, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज। यूएनऑप्स, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, ये एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है, ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज। देखिए, मैंने आपको अलग अलग यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज के बारे में बताया। शुरुआती दौर में हम लोगों ने बात की थी यूएनडीपी के बारे में, इज़न्ट इट, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो यूएनडीपी में क्या होता है कि अलग अलग देशों में एक नेटवर्क बनाया जाता है। यूएन का एक नेटवर्क है, अलग अलग देशों में जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू उन्हें स्पॉन्सर किया जाता है और उन प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, ह्यूमन कैपिटल या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स हो। अब जब प्रोजेक्ट बन रहा है तो यूएनडीपी की तरफ से कौन उसको इंप्लीमेंट करेगा, ये प्रोजेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज। ये एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है जहां पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है यूएन के लिए, यूएन की तरफ से, या फिर कोई भी चीज़ें प्रोक्योर करनी है यूएन की तरफ से, इसके प्रति ये काम करता है। और यूएन ऑप्स का काम क्या है? यूएन ऑप्स का काम है टू यूनिफाई स्टैंडर्ड्स फॉर यूएन प्रोजेक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में देशों की मदद करते हैं, प्रोक्योरमेंट में मदद करते हैं। जो भी यूएन के स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें भी वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन लाना है, इसका भी यही काम है। तो यूएन ऑप्स को एस्टैब्लिश किया गया था 1973 में एज अ पार्ट ऑफ यूएनडीपी इटसेल्फ, राइट। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर ही इसको सेटअप किया गया था, लेकिन 1995 में ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना। अभी आपको ध्यान रखना है, इट इज नॉट एग्जैक्टली अटैच टू यूएनडीपी, इट इज सेपरेट। ऑल्दो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूएनडीपी की, यूएनओपीएस की एग्जीक्यूटिव बॉडी सेम ही है, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस बन चुका है, सेल्फ फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। थोड़ी देर में समझेंगे सेल्फ फाइनेंसिंग ये लोग कैसे करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है यूएनओपीएस इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट services, it is in Copenhagen, Denmark. Please remember, a very unusual place, Copenhagen, Denmark, not Geneva, not any other place जो हम लोग अभी तक चर्चा करते आ रहे हैं। जेनीवा स्विट्जरलैंड नहीं है, कोपेनहेगन डेनमार्क, प्लीज रिमेंबर दिस। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, यूएनओपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोक्योरमेंट यूएन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके प्रति काम करता है, तो इसीलिए ये मेंबर है यूएन सस्टेनेबल ग्रुप का। हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। It works very closely with UNDP. It also works very closely with World Bank, क्योंकि there is a lot of money involved, तो ये प्रोजेक्ट को फाइनेंस भी करते हैं, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में मदद भी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 1995 में ये एक सेल्फ फाइनेंसिंग बॉडी बन चुके हैं। सेल्फ फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब जब भी प्रोजेक्ट्स होते हैं तो अपने खुद के ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट चार्ज करते हैं प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए, और इससे वो खुद सेल्फ फाइनेंस कर रहे हैं। इसके अलावा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी मिलती है यहाँ पे, बट राइट नाउ दे आर डूइंग प्रीटी डिसेंट। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस जो ऑफिस ऑफ प्रोजेक्ट सर्विसेज है, दे आर इन चार्ज ऑफ डिसबर्सिंग ईयरली 3 बिलियन वर्थ प्रोजेक्ट्स। क्योंकि यूएनडीपी के साथ काम करते हैं, यूएनडीपी को बहुत सारी फंडिंग मिलती है, इस फंडिंग से अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो $3 बिलियन के प्रोजेक्ट की जो फंडिंग होती है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग फंडिंग जो होती है, वो यूएन ऑप्स को दी गई है, राइट। इसके अलावा यूएन ऑप्स करता क्या है? मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मदद करता है। 5 अलग अलग कोर एरियाज में काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी प्रोक्योरमेंट होती है, जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट, पैसे से जुड़े हुए काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और एचआर जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो भी पर्सोनल चाहिए उसके प्रति भी यूनाइटेड नेशंस ओपीएस ऑफिस ऑफ प्रोजेक्ट सर्विसेज काम करता है, राइट। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, यूएनआरडब्ल्यूए। इसको ध्यान रखना है, यूएनआरडब्ल्यूए। इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं। यूनाइटेड नेशंस
रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था देयर इज ऑलरेडी अ बॉडी कॉल्ड एज UNHCR, हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, तो ये क्यों बनाई गई? ये एक ऐसी स्पेसिफिक बॉडी है विच हैज़ बीन मेड फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज, इसको ध्यान रखना है, राइट। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज, इसकी सेटअप की गई थी 1949 में बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इनका मैंडेट क्या है क्लियरली कि पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज जो है उन्हें रिहेबिलिटेट करना है, राइट। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन, और आपको ध्यान रखना है दिस इज द ओनली UN एजेंसी विच इज डेडिकेटेड टू हेल्पिंग रेफ्यूजीज फ्रॉम स्पेसिफिक रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन की रेफ्यूजीज को मदद करने के लिए UNRWA बनी हुई है। UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, इन जनरल एक इंस्टीट्यूशन, एक बॉडी है जो वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी रेफ्यूजीज होते हैं, रेफ्यूजीज की मदद करने के लिए UNHCR बनाए। और हम लोगों ने बात की थी 1951 के रेफ्यूजी कन्वेंशन के बारे में, उसके अंडर UNHCR काम करता है। UNHCR वर्ल्ड वाइड, UNRWA स्पेसिफिकली फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज इन द वेस्ट एशियन रीजन, और इसका हेडक्वार्टर्स है जॉर्डन में, अमान में है। इसके अलावा इनका एक ऑफिस है वेस्ट बैंक में भी इनका ऑफिस है, राइट। सो इन द पैलेस्टीनियन रीजन वी नो वहाँ पे भी एक इनका ऑफिस है, लेकिन मेन ऑफिस इज इन अमान जॉर्डन। सो प्लीज रिमेंबर दिस ऑल्सो। तो ये हमारी डिस्कशन कंप्लीट होती है यूनाइटेड नेशन सिस्टम के बारे में। इनफैक्ट जाते जाते मैं आपको एक पर्टिकुलर चार्ट दिखाना चाहूँगा जिसके डोमेन के अंडर हम लोग अभी तक डिस्कशन कर रहे थे। ऑलराइट, हम लोग बात कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस के बारे में। मैंने आपको बताया था यूएन का ही डिस्कशन चलेगा, क्योंकि यूएन के अलग अलग बॉडीज है जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है। कई बार काफ़ी सारी चर्चा में रहते हैं ये। यूएन की मेन बॉडीज हम लोगों ने बात की थी शुरुआत में, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, सेक्रेटेरिएट, आईसीजे, ट्रस्टीशिप। इसके बाद हम लोगों ने जंप किया था यूनाइटेड नेशन सिस्टम में, जहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग इंस्टीट्यूशन की बात की है। अगर कोई चीज़ मिस भी हो जाए तो मैं उसको, अगर मिस हो जाए, अगर इम्पॉर्टेंट है तो मैं उसको एक अलग से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिसलेनियस टॉपिक बनाकर फिर से डिस्कशन आपसे करूंगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड, यूनाइटेड नेशंस फंड्स एंड प्रोग्राम्स, UNDP, UNEP, UNFPA, हैबिटेट, यूनिसेफ, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की हुई है। अभी हम लोगों ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बात की, UNIDR, यूनिटार एटसेट्रा। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है ITC, जिसको हम लोग WTO के साथ डिस्कशन ज़रूर करेंगे, राइट। इसके अलावा UNHCR, UNOPS, UNRW, UN वुमेन, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के ऊपर भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है। ऑल दी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज वी हैव कवर्ड। इसके अलावा अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ अगर मिस आउट हो चुकी है तो विल डिस्कस दैट again in the miscellaneous topic, but this is more or less the United Nations system and this was a discussion. अब इसके बाद हमारा अप्रोच क्या रहेगा? इसके बाद हम लोग चलेंगे यूनाइटेड नेशंस की रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इन जनरल अदर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के पास, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे यूएन के साथ इनका रिश्ता क्या, ये तो आगे हम बात करेंगे। बट इन जनरल फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लासेस, सब्सिक्वेंट क्लासेस, हम लोग इंडिविजुअल, नॉट यूएन ऑर्गेनाइजेशन बट इन जनरल द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डिस्कस करने वाले। यहाँ पे हम लोग सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। विल ट्राई टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अगेन यहाँ पे बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स आई हैव केप्ट अ लिमिट। मैंने आपको बताया था कि हम लोग कुछ क्लासेस में 2 हफ्ते में खत्म करेंगे, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 14-15 क्लासेस होंगे 2 हफ्ते। इन द सेंस वी आर वर्किंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, राइट। तो 5 क्लासेस हम लोग करेंगे, तो और शायद अगले हफ्ते तक क्लासेस चलेंगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। सो विल मूव ऑन एंड नाउ एंटर इनटू द डोमेन ऑफ अदर intergovernmental organizations from our next classes, right? So this was about the United Nations system. That's it in this particular class. और अगर आपको मुझे फॉलो करना है, you can follow me on the ID @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, you can always directly message me on Instagram. I do respond on weekends. Thank you for watching this video. Till we meet next time, stay safe, stick to the schedule. Good afternoon. My name is Aman Sai and I have taken the Study IQ Pre-Com Mains program for my UPSC preparation, and I'm very happy with my decision because the polity class which is being taken by Shashank sir has been very helpful and fruitful for me, and I am under the mentorship of Om Dwivedi sir. I spoke to Om sir on a couple of occasions and he has been nothing but very supportive. Every time that I spoke to him was a good experience for me because he understood my problems, which is primarily
which is primarily regarding my preparation along with my job. He has his suggestions that I try to incorporate in my day-to-day life has been very fruitful, and slowly and steadily on a personal level I have been making progress in my preparation. So I would like to thank Om Divedi sir as well as Shashank sir for their efforts in my preparation. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।